जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है लेविना फ्रॉम रेजिडेंट न्यूज। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया में महायुद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और यूएई खास तौर से जिस तरह से हमने देखा कि ईरान ने यूएस और इसराइल की जॉइंट स्ट्राइक के बाद जो रिटेलिएटरी एक्शन लिया उसमें गल्फ नेशंस के ऊपर यूएस बेसिस को टारगेट करना, साथ ही इसराइल के ऊपर जो जवाबी कार्रवाई की वो लगातार जारी है। यूएई और बाकी जो गल्फ नेशन से काफी परेशान है। जीसीसी भी थोड़ा सा अभी अग्रेसिव हो गया है और इसी सब पे हम बात करेंगे यूएई में किस तरह के हालात हैं। लविना, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच एम्बर। एक्चुअली जब ये पहले दिन स्टार्ट हुआ था ना, तो हम लोग ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे थे कि इसराइल ने ईरान पे टारगेट कर दिया है, शायद खामेनी की डेथ हो गया। 1 घंटे बाद या 2 घंटे के बाद विद इन उसके मेरे को एक बहुत जोर से आवाज आई यहाँ पे। तो इनिशियली लगा कि लाइटनिंग जैसी आवाज है, कुछ थंडर स्टॉर्म आया है, गरजने की आवाज आई है। तो फिर मुझे एकदम से स्ट्राइक किया, क्लाउड्स तो है नहीं यहाँ पे, हमेशा तो बारिश होती नहीं है, दिस इज डेजर्ट फाइनली। एंड फिर सेकंड थर्ड जैसे मैं सोच रही थी, मैं एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म कर रही थी, सर वी हर्ड ब्लास्ट। उतने में सेकंड थर्ड फोर्थ एंड द सेकंड वन वाज मैसिव, मेरी खिड़कियां हिल गई थी। तो समझ में आ गया था कि द वॉर इज राइट ओवर अस, लाइक राइट हैपनिंग ओवर अस। एंड ये जो सारे थे ब्लास्ट नहीं थे, बेसिकली इंटरसेप्शन थे उस टाइम पे। बट फिर इंटरसेप्शंस के अलावा ब्लास्ट भी हुए। यहाँ पे अल दाफरा बेस जो है यूएस का, इट इज अ मैसिव मैसिव बेस। वहाँ पे इनका काफ़ी कुछ स्टेशन है। इनफैक्ट कुवैत में भी आप देखो, कुवैत में भी जो कुवैत, बहरीन, कुवैत में और कतर में सबसे ज़्यादा यूएस के ट्रूप्स हैं, 13,000 फ्रॉम व्हाट आई नो। यहाँ पे ऑफिशियल नंबर्स आर बिटवीन 3,000 एंड 5,000 यूएई में। तो ईरान ने इनिशियली यूएस के बेस को टारगेट किया। पहले पहले का एक दिन पूरा यूएस के बेस के ऊपर टारगेटेड था, और उनकी एम्बेसी यहाँ पे, काउंसलेट ऑफ दुबई में भी टारगेट किया। फिर आया पोर्ट्स की बारी। क्योंकि यूएई बिल्कुल ईरान के सामने पड़ता है, इट वाज इजियर फॉर देम टू हिट ऑन द पोर्ट आल्सो, क्योंकि पोर्ट पे इतनी एयर डिफेंस नहीं होगी, उनको पता था। तो उन्होंने जबल अली पोर्ट दुबई को टारगेट किया, और उन्होंने फुजैरा में ऑयल का ये भी टारगेट करना स्टार्ट किया। हुआ ये था कि जब दुबई पे अटैक हुआ ना, नोबडी एक्सपेक्टेड दुबई, क्योंकि ऑलवेज इफ यू लुक एट इट, ऑलवेज यूएई वाज अनटच्ड। यूएई को कोई भी टच नहीं करता था, क्योंकि यूएई मेंटेन्स ग्रेट रिलेशंस, यू नो। चाहे ईरान के साथ भी कितने खराब रिलेशंस हो, तब भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। 2022 में भी, 4 साल पहले, जनवरी 2022 में 4 से 5 ड्रोन्स आके यहाँ पे हिट किए अबू धाबी में। पहली बार यूएई की कैपिटल में ईरान की तरफ से अटैक आ रहा था, लेकिन ईरान से नहीं हुआ था, हुतीज ने अटैक किया था, विच इज बेसिकली ईरान प्रॉक्सी। तो वहां से अटैक हुआ, तो 4 से 5, इनफैक्ट वो अटैक जो था वो 4 से 5 दिन चला भी था, और उसमें डैमेज भी हुआ था। फिर भी यूएई ने जो 2017 से 22 तक यूएई का जो एम्बेसी ईरान में बंद था, उसे खोला, रीओपन किया विद इन 1 वीक ऑफ दिस अटैक। यहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो ईरान में गए भी थे, तो सबको लगा चीज़ें नॉर्मल हो गई। एट द सेम टाइम यूएई ऑल्सो अप्रोच्ड इसराइल कि आपका आयरन डोम हमें चाहिए। अगर आप ध्यान दें, यूएई के प्रेसिडेंट जब इंडिया में आए थे, और इंडियन पीएम जब नेतन्याहू इन सब से मिले थे, दोनों बारी आयरन डोम की डिस्कशंस, रूमर्स उठ रही थी। बेसिकली यूएई प्लान्स टू बाय इजरायली वेपन्स थ्रू इंडिया। तो क्या है कि डायरेक्ट इजराइल से खरीदा नहीं, वो नाम भी नहीं आ रहा, और इंडिया के थ्रू खरीदा, तो इंडिया के लिए भी बेनिफिट, इजराइल के लिए भी बेनिफिट, यूएई के लिए भी बेनिफिट। ऑल द 3 कंट्रीज आर बेनिफिटिंग। ऑल्सो ऑल द 3 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस। ये 2022 में फॉर्म हुआ था। इनफैक्ट दिस इज द 2022 और 2021 के बीच में इंडिया, इजराइल एंड यूएई केम वेरी क्लोज। तो आज हमने एक ग्राफ निकाला था जिसमें कितने मिसाइल्स और कितने ड्रोन्स यूज किए हैं हर कंट्री में, मिडल ईस्ट में, उसका हमने ग्राफ निकाला था। सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक, विच इज यूजुअली शाहिद ड्रोन,
941 के आसपास, ये कल तक का फिगर है, 941, आज का मेरे को फिर अपडेट करना पड़ेगा। 941 ड्रोन्स सबसे ज्यादा मिडल ईस्ट में यूएई पे आए थे, और दैट फिगर इज 941। तो कोई लिखता है, ऐसा लगता है ईरान की पर्सनल दुश्मनी है यूएई से, विच इज ट्रू ऑल्सो इन अ वे कि क्या हुआ कि यूएई एंड इसराइल आर वेरी क्लोज। यू नो, अब्राहम्स अकॉर्ड साइन हुआ, इससे पहले भी 2018 में। अब्राहम्स अकॉर्ड आपका कब 2020 में साइन हुआ? 2018 में यमन के नीचे, यमन का ही पार्ट है, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस, सकोत्रा आइलैंड नाम का एक आइलैंड है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सामने, वहाँ पे इसराइल और यूएई ने एक साथ ऑपरेशन किया था, एंड दैट आइलैंड अपेरेंटली इज नाउ कंट्रोल्ड बाय बोथ द कंट्रीज। And that is as good as having a Djibouti like base. Djibouti अफ्रीका के बिल्कुल कॉर्नर पे पड़ता है, वहाँ पे चाइना, फ्रांस, यूएस सबका बेस है। तो इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा बाहर जाके एक बेस बना लिया। तो यूएई और इसराइल काफी टाइम से कोलैबोरेट करते हैं, काफी टाइम से कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब्राहम्स अकॉर्ड ओनली सीमेंटेड इट ऑफिशियली। उसके बाद इंडिया आई, उसके बाद इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, वो भी आप देखो, इंडिया, यूएई, इसराइल, फिर आगे ग्रीस की ओर जाती है, फिर अगेन इंडिया पे भी रुक नहीं रही है, वो इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया की ओर जाएगी। तो इन सब में एक्चुअली आई थिंक इट इज इंडिया, इज यूएई एंड इसराइल इज अ वेरी क्लोज निट बॉन्ड, एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो 2022 की मैं आयरन डोम के वो उसकी बात कर रही थी, तो मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी इतने सालों में, जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, कि अगेन ऑलवेज फेल्ट कि यूएई के रिलेशंस ऐसे देखो, उस ड्रोन के अटैक के बाद तो और थोड़े खराब हो गए थे, लेकिन एम्बेसी खुल गया, फिर नॉर्मल हो रहे थे। हर रमदान में ईरान से ही यहाँ पे वाटरमेलन आते हैं। इरानियन बैंक है जो अमेरिका जैसी जगहों पे दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में बैंड है, तो आइडियली यूएई इज अमेरिकाज एलाई, तो वो बैंक्स यहाँ पे भी बैन होनी चाहिए थी, लेकिन इरानियन बैंक्स आर नॉट बैंड। इनफैक्ट यहाँ पे आप अरेबिक सूप, किसी भी अरेबिक सूप में जाओगे, आपको काफ़ी सारे इरानियंस मिलेंगे, काफ़ी सारे इरानियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। तो मेरे को हमेशा लगा था कि मीडिया जो है फुल चीज़ नहीं दिखाता था, बट इंटरेस्टिंगली नाउ ऑल ऑफ दैट विल चेंज, क्योंकि अब फाइनली यूएई सोच रहा है कि ईरान का जो पैसा यहाँ पे आता है थ्रू ट्रेड, शुड वी ब्लॉक दैट? अगर वो ब्लॉक किया तो बिलियंस में नुकसान होगा ईरान का। बट देन ईरान ऑल्सो आस्क्ड फॉर इट। ईरान का कहना यह है कि जो फायरिंग ईरान पे हुई है, जैसे शिराज जैसी जगहों पे, वो फायर यूएई से आया है, एंड इट इज़ जस्टिफाइड ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन बेस है, बिल्कुल सामने है ईरान, तो फायर करना ईजी है। कतर एंड आपका बहरीन छोटा है, तो यूएई से थोड़ा अंदर की ओर से फायर करने से यूएस के लिए शायद बेटर होता। So it made sense, but then and there is something that I noticed कि हम देखते हैं कि ईरान वैसे, मैं आपको एक बात बता दूं, ईरान के इतना सैचुरेशन अटैक्स किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नोबडी एक्सपेक्टेड कि ऐसी सैचुरेशन अटैक्स करें, क्योंकि उन्होंने, इनके जो शाहिद ड्रोन्स हैं जो रशिया यूक्रेन वॉर में भी रशिया यूज़ कर रही है, दे हैव लर्न सम लेसन्स फ्रॉम देयर, कि कितना भी अच्छा है डिफेंस सिस्टम हो, चाहे आयरन डोम क्यों ना हो, उसकी कैपेबिलिटी 75 से 95% है, बाकी फिर भी आपको 5 से 10% मिलता है। यानी आपने 100 फेंका तो 10 तो लगेंगे, तो वो 10 की वीडियो बाहर फिर भी निकलेगी और 10 का डैमेज भी होगा। वो उन्होंने सीख लिया, और वही वीडियोस आपकी बाहर है, चाहे फुजैरा में एक ही ड्रोन का अटैक क्यों ना हुआ हो, डैमेज तो हुआ। तो दैट लेसन्स इट इज लर्निंग, यू नो, एंड वही उन्होंने यहाँ पे यूज भी किया मिडल ईस्ट में। इट्स एक्चुअली टैक्टिकली देखो तो देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो कतर की बात है, कतर में मैं अपने कजन से बात करी थी, तो शी टोल्ड मी दे आर आस्क्ड टू इवैक्यूएट अ पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज दे वर लिविंग अराउंड यूएस एम्बेसी। तो मैंने कहा गुड, ग्रेट, यू आर बीइंग इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर। द वेरी नेक्स्ट डे उसी एरिया में टारगेट हुआ। तो इसका मतलब ये भी है कि यूएस और कतर को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी कि वो पर्टिकुलर साइट विल बी अटैक्ड। तो ऑलरेडी वहां पे एक अटैक हो चुका था, लेकिन उस टाइम पे कोई डैमेजेस नहीं हुए थे ज़्यादा, बट अगेन व्हेन इट हैपेंड दे ऑलरेडी न्यू दिस विल हैपन। तो मुझे लगता है कि दे
यू नो ये लोग भी, चाहे यूएस जीसीसी भी हैं, दे आर एंटिसिपेटिंग सर्टेन अटैक्स एट सर्टेन प्लेसेस, उसके हिसाब से ये भी एक्शन ले रहे हैं, बट इवन देन सम एटलीस्ट सम मिसाइल विल गेट थ्रू। जैसे मैं परसों रात की बात है, मैं फर्स्ट 2 days वर इंटेंस, थर्ड डे हाँ थोड़ा ये हो गया था, कल रात को फिर अच्छे से ही हुआ है। एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट आ जाता है हमको इमीडिएटली, इवन नाउ एज आई एम टॉकिंग, शायद सिक्योरिटी अलर्ट में मोबाइल में बजने लगे। होगा जो, आई मीन आई एम श्योर ये इंडिया में भी टेस्ट किया था, यहाँ पे कोविड के टाइम से स्टार्ट हुआ था कि कोई भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की मैसेज जो है, अगर आपको उसी टाइम पे एट वन टाइम एवरीवन हैज टू बी इन्फॉर्म्ड, जैसे कोविड में होता था कि गेट इन, यू नो आपका क्वारंटाइन का टाइम स्टार्ट हो रहा है करके, उस टाइम पे उसके लिए सिक्योरिटी अलर्ट बजता था, अब बजता है मिसाइल के लिए। तो वो सिक्योरिटी अलर्ट करके, यू नो वी कम टू नो कि होने वाला है, तो उस टाइम पे फिर आज जब नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो उसका भी आता है कि थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। सो इन अ वे दैट हैज आल्सो बीन हेल्पफुल, आई थिंक दैट इज बीइंग अप्लाइड टू अदर कंट्रीज आल्सो। यूएई में डेफिनेटली वो सिक्योरिटी अलर्ट्स आ रहे हैं। लेकिन रवीना, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि आपने ईरान की तरफ जो जीसीसी की नाराजगी है वो तो दिखाई है, लेकिन दुबई के एक बिजनेसमैन है खलाफ अल हब्तूर, उन्होंने कहा है कि किसने अथॉरिटी दी कि हमारे रीजन को वॉर जोन बना दिया रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएस की तरफ भी जो जीसीसी है उसकी नाराजगी बढ़ रही है, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी पुल आउट करने की जो बात है वो जीसीसी सोच रहा है। तो आपको लग रहा है कि, क्योंकि इनफैक्ट सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स ने भी द वेरी नेक्स्ट डे ये बोला था कि यूएस ने एयर डिफेंस अपना इसराइल की तरफ मोड़ दिया, हम उनकी प्रायोरिटी पे नहीं थे, हमें ऐसे ही छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये सोच भी आ रही है कि क्योंकि पहले भी हमने देखा था लास्ट ईयर भी कि उसके बाद जब इस्लामिक नेटो की बात हुई थी, अपनी सुरक्षा को लेकर जो गल्फ नेशन से ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करने का तब भी सोच रहे थे, अब क्या आपको लग रहा है कि एक मेजर यहाँ पर हम शिफ्ट देखेंगे? एंटी यूएस, ये तो गिवन है कि हमेशा यहाँ पे एक एंटी, चाहे आप पाकिस्तान ले लो, इंडिया भी ले लो, द कंट्री विल बी डिवाइडेड। यूएस मतलब कोई, आई थिंक दैट इज ट्रू फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। हर कोई यूएस के अगेंस्ट ना एक स्केप्टिज्म रखता है कि इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। दैट इज ट्रू फॉर दुबई ऑल्सो। दुबई का क्या है, इट इज अ बिजनेस हब, वो टूरिज्म हब भी है। तो अगर एक भी अटैक वहाँ पे, काउंसलेट जनरल ऑफ जो इनका जो सीजी था, काउंसलेट जनरल था यू अमेरिकन का, उस पर अटैक हुआ था। तो जब अटैक हुआ तो इट विल इम्पैक्ट टूरिज्म। और ये रमदान है, रमदान में यूजुअली यहाँ पे रात को मॉल्स बंद ही नहीं होती हैं, और रमदान के जो लास्ट के एक हफ्ता होता है ईद के साथ का, उसमें 24/7 सारी शॉप्स खुली रहती है। यहाँ सबसे ज्यादा टूरिज्म इस सीजन में आता है। तो इससे पहले के सालों में गर्मियों में होता था तो लोग अवॉइड, मतलब वो टूरिज्म का प्रॉपर सीजन नहीं था। इस बार एवरीवन वाज सेइंग कि टूरिज्म विल स्पाइक, क्योंकि करेक्ट अच्छे से एक सीजन में आ रहा है, रमादान है। तो this would definitely hit the business, and I'm not surprised हब्तूर जो बिजनेसमैन है उन्होंने ये कहा। एंटी यूएस सेंटिमेंट हमेशा यहाँ पे रहा है, लेकिन इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है, विदाउट यूएस दे कैन नॉट डू एनीथिंग। आई मीन मैं बताती हूँ, यहाँ पे काफ़ी जो रिपोर्ट्स आती है ना, थोड़ी मिसलीडिंग भी होती हैं। जैसे मैं रॉयटर्स का एक ये आया था कि जो सऊदी एंड यूएस के बीच के इश्यूज़ के बारे में, और उन्होंने पब्लिश किया था। तो क्या हुआ कि अगला जो ओआईसी का जो इनके मीटिंग थी, उसमें रॉयटर्स के जर्नलिस्ट को बाहर निकाला सऊदी अरेबिया ने। दे सेड यू डू नॉट पब्लिश द करेक्ट, यू आर नॉट पब्लिशिंग व्हाट वी एक्चुअली मीन, यू आर मिस इंटरप्रेटिंग इट। तो इसीलिए मैं ना, जब तक वो होता नहीं है तब तक मैं बिलीव नहीं करना चाहती। आई वुड जस्ट वेट फॉर इट, बिकॉज आप इनकी वल्नरेबिलिटी देखो, ये दे आर सराउंड, दे हैव ईरान एंड अगर यूएस बाई चांस कभी कुछ करे भी, अपनी पुल आउट करता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने सही बताया एयर डिफेंस के बारे में। इससे पहले सऊदी अरेबिया में अरामको में, आई थिंक इट वाज 2021 2022, आई थिंक 2021, जब अटैक हुआ था अरामको में, और उस टाइम पे यूएस ने करेक्ट यहाँ से अपने ये बाहर निकाले थे एयर डिफेंस सिस्टम। क्यों? क्योंकि यूएस वाज एंटिसिपेटिंग उक्रेन में वॉर आएगी,
तो ये लोग स्लोली अपनी उसी टाइम पे आप देखना इराक से भी इन्होंने पुल आउट किया था, अफगानिस्तान से भी इन्होंने पुल आउट किया था, बिकॉज दे न्यू अ मेजर वॉर इज कमिंग टूवर्ड्स यूक्रेन एंड अदर प्लेसेस। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने एयर डिफेंस सिस्टम कम किया, और ये मौका देख के ईरान ने अरामको को उस टाइम पे हट किया था, एंड दैट वाज अ बिग हेडलाइन बैक देन। तो उस टाइम पे भी इन लोगों ने सऊदी अरेबिया ने बोला था कि हम लोग रशिया का S-400 था उस टाइम पे, S-400 ट्राई करेंगे। बट देन इफ यू लोक एट इट, इट इज नॉट रियली फीजिबल, क्योंकि उनका बाकी पूरा सिस्टम अमेरिकन है। आप एकदम से एक रशियन सिस्टम लेके आते हैं तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, राइट? योर एयर डिफेंस सिस्टम, आपकी अगर फाइटर जेट्स अमेरिकन है, यू विल डेफिनेटली नॉट, यू कैन नॉट यूज एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ एनी अदर कंट्री। इसी रीजन से तुर्की को ये पड़ी थी, फटकार पड़ी थी यूएस से, नेटो से सैंक्शंस पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने S-400 खरीदा था और वो लोग उनको फिर F-35 के जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया, right? Because say at the same time India doesn't fly American fighter jets, so जब इंडिया ने S-400 लिया, हम पे कोई सैंक्शंस नहीं पड़े, तो वो लॉजिक वहां पे काउंटर बैलेंस हो रहा था, राइट? तो एंटी यूएस यहाँ का जो पूरा एरिया है, पूरा जो नेवल एरिया है, पूरा जो सी है, इट इज ऑल डोमिनेटेड बाय यूएस। यूएस पूरा रेड सी यानी इस साइड सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के बीच का पूरा गैप, वहाँ पे इजराइल, फ्रांस और यूएस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ ओमान, यूएई, वहाँ पे अगेन यूएस के सबमरीन्स, यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर रहते ही रहते हैं। फिर आपका अंदर की ओर जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा वो लोग अपनी नेवल एसेट्स नहीं मेंटेन करते, बट वी कैन नॉट टॉक अबाउट सबमरीन, बिकॉज सबमरीन्स वी वुड नेवर नो द प्रेजेंस ऑफ सबमरीन, इट इज़ मेंट फॉर दैट, राइट? कि इसकी प्रेजेंस पता भी नहीं चलती है। इनफैक्ट अभी जो रिसेंट जो अटैक हुआ था ईरान के शिप पे, वो यूएस सबमरीन लॉन्च्ड एन अटैक, एंड दैट वाज अ वेरी स्मार्ट अटैक। जब वो इंडियन वाटर से निकला, श्रीलंकन पानी में घुसा और दोबारा इंडिया में इंडियन वाटर की ओर एंटर करने वाला था, उससे पहले अटैक हुआ। तो अगेन वी वोंट नो, बट आई रियली डू नॉट थिंक कि, जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, यूएस का जो है काफ़ी न्यूज़ आई थी कि सऊदी जो है चाइना के साथ डॉलर्स में ना करके येन में करेगा, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग, विच इज़ ट्रू। बट आपने हमेशा देखा होगा इजराइल की, और जब भी हुतीज फायर करते हैं, स्टॉप तो सऊदीज करते हैं, बिकॉज इट क्रॉसेस यमन से क्रॉस करके, सऊदी से क्रॉस करके इजराइल की ओर जा रहा था हर बार, इट इज़ सऊदी। सो वो वहाँ पे सऊदी और इजराइल का अगेन इंटेलिजेंस शेयरिंग है, काफ़ी समय से है, 2013, दिस इज सिंस ओबामा's टाइम, यू नो, कि सऊदी के साथ इजराइल इंटेलिजेंस शेयर करता है। तो अगेन वहाँ पे फॉर्मल रिलेशन नहीं है, बट दे शेयर एक्सीलेंट इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन। सो मेरे को हमेशा लगता है कि जो जीसीसी है, ये यूएस पे काफ़ी डिपेंडेंट है, एक बिकॉज उनके पास सारी मशीन्स मोस्टली अमेरिकन है। जैसे इसमें थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई किया होगा यूएई ने और कतर ने। जैसे यूएई ने कोरियन एयर डिफेंस सिस्टम भी लिए हैं, रफाल भी लिए हैं, विच इज़ फ्रेंच। कतर ने भी फ्रेंच रफाल लिए हैं। वन रीज़न बीइंग कि F-35 इनको वो लोग बेचते भी नहीं, इनको हमेशा डर लगा रहता कि ईरान से डायरेक्ट इसमें या लीक हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो they bought Rafale systems also. So they had the opportunity of buying other air defense systems also as well. So, but most of their assets, the fact that they have American base here, it's a guarantee कि US इन्हें कुछ होने नहीं देगा। तो इवन जब कतर पे अटैक हुआ या कुवैत पे भी, इसने तो कुछ किया ही नहीं ना किसी को वो करने के लिए। यही तो सऊदी ऑफिशियल्स और इस सब की शिकायत यही है ना कि हमें छोड़ दिया उन्होंने, एयर डिफेंस उन्होंने प्रायोरिटी पे इजराइल को दे दिया। दैट इज एक्चुअली, आई डोंट रियली, यू नो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे खशोगी के केस हुआ था, राइट? खशोगी एक सऊदी सिटीजन थे, उनको तुर्की में सऊदी एम्बेसी में उनकी बहुत ब्रूटली डेथ हुई थी। तो उसके ऊपर केस हो गया था, जो सऊदी प्रिंस पे केस हो गया था यूएस में। वो आज केस कहाँ है? इट इज़ नोवेयर।
जब वो आया था उस टाइम पे आया एंड इट वेंट अवे। तो आई ऑलवेज फेल्ट कि नेगोशिएशंस होती हैं और चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। पैट्रियट सिस्टम और इनका ये थोड़ा इश्यू है। इवन यूएस इज रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेज, आई एम अज्यूमिंग यही चाइना का स्ट्रैटेजी भी है, स्प्रेड यूएस थिन। अगर सारी अमेरिकन एलाइज को एक साथ यूएस की जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई एक तो मतलब रह ही जाएगा। फिर भी मैं बोलूंगी कि सऊदी पे आप देखो, अगर नंबर ऑफ ड्रोन्स भी ये देखो तो they have faced only 148 drones or something and 2 or 3 missile attacks, और उन पे ज्यादा अटैक्स नहीं हुए हैं। ईरान वुड नॉट टच सऊदी मच, क्योंकि सऊदी सबसे ज्यादा पावर रखता है, और जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सैंक्शंस कर सकता है ईरान पे इमीडिएट इस पे, वो सऊदी है। तो वहां पे वो लोग ज्यादा डैमेज भी नहीं करेंगे, बट दैट वुड नॉट मीन दैट दे विल लीव देम कम्प्लीटली। उनका प्रेसिडेंट कह रही हूँ, स्पिरिचुअल लीडर गए हैं, खमेनी गए हैं, दे विल डेफिनेटली। तुर्की से लेके अजरबैजान से लेके किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, जॉर्डन को नहीं छोड़ा उन्होंने, किसी साइप्रस, यस, जो दो साइप्रस में यूके हैज, इन्होंने बहुत ही स्मार्टली एक्ट किया है। चाहे तुर्की हो, अजरबैजान और साइप्रस, यहाँ पे डायरेक्ट ईरान से अटैक नहीं हुए। तो ईरान ने बोला ऑफिशियली दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, लेकिन ईरानियन मिलिशिया कैरिड आउट, ईरानियन मिलिशिया इराक में है, इसके अलावा दूसरी जगहों पे है, जो प्रो ईरान मिलिशिया हैं जहाँ पे भी उन्होंने टारगेट किया है। तो उसका ब्लेम ईरान को ऑफिशियली लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव एक्चुअली। सबको पता है ईरान प्रो ईरानियन एंटिटीज ने किया, लेकिन ईरान ने नहीं किया, तो आप कैसे ब्लेम करोगे? ये तो वही बात हुई जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक कहता है नहीं हम लेकिन लेविना, यहाँ से में जो फिलहाल वेस्ट एशिया में हालात हैं, और खासतौर से जो हम खाड़ी देशों की बात करते हैं, गल्फ कंट्रीज, वो जिस तरह से जिस हालात से उनको गुजरना पड़ रहा है, क्या इसके बाद से कुछ आप बदलते हुए बदलाव देख रहे हैं जो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स है, और खासतौर से अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में? क्योंकि अमेरिका हमेशा से पूरे गल्फ नेशंस पे हावी रहा है, उनके रिसोर्सेज वो सब चीज वो यहीं से होती है, और फिर उसके बाद जो हालात बने रहते हैं, हमेशा इंस्टेबिलिटी बनी रहती है रीजन में। तो कुछ बदलते हुए देखते हैं, और ये कब तक आपको लगता है कि ये कितनी लंबी चलने वाली है ये वॉर? अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेगेथ, उन्होंने बोला कि 8 हफ्ते यानी 2 महीने। तो व्हाट ही मीन्स इज एटलीस्ट इट विल पीक फॉर 1 मंथ, और ये जायज है क्योंकि ईरान अभी इनकी इंटरिम काउंसिल नए लीडर को चूज करेगा, उसके बाद इमीडिएटली तो हॉल्ट नहीं करेंगे, थोड़ा और 1-2 हफ्ता और चलेगा, तो मतलब तब तक तो 1 महीना निकल ही जाएगा। अगेन थिंग इज कि ज्यादा अगर इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज स्टॉप करके रखा, इट इज नॉट इवन गुड फॉर ईरान। ईरान इज ऑलरेडी द सेकेंड मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। वो भी टिक नहीं पाएंगे इतना, तो दे हैव टू फाइंड अ बैलेंस, बट दे कैन नॉट गिव अप इजीली। मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि आपने उनके स्पिरिचुअल लीडर को हटा दिया? और मुझे नहीं लगता कि यूएस कभी यहाँ पे मिडल ईस्ट को कम्प्लीटली छोड़ेगी, क्योंकि देयर बेसिस एग्जिस्ट हियर। अगर आप मॉल्स में भी जाओ ना, आप यू विल स्पॉट यूएस सोल्जर्स, यू नॉट इन देयर यूनिफॉर्म, इट इज इजी टू स्पॉट देम। एक तो बहुत लंबे चौड़े वेल बिल्ट होते हैं, so you will spot them crossing, you know they are soldiers, and there are many of them, like आप जैसे जैसे हर कंट्री में आप जाते हो, जो यूरोपियन वेस्टर्नर्स की प्रेजेंस होती है, यू अंडरस्टैंड दैट दे आर सोल्जर्स, इनकी प्रेजेंस है काफ़ी। उसके अलावा इनका these countries they do not have their own well developed military, maybe Saudi to an extent, but वहाँ पे भी उनकी ग्राउंड क्या कहते हैं, ये लोग सब यमन में गए थे, यमन में बहुत बहुत बुरी हालत हुई थी बिकॉज इनमें से किसी को ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं था, और एंड दे आर डीलिंग विद गुरिल्ला वॉरफेयर। बैटल हार्डेंड, बस उनके पास पैसा तो है, तो सारी चीजें वगैरह खरीद लेते हैं, बट यूएस से रिलायंस नहीं निकली, कंप्लीटली नहीं निकली। बट इसका इम्पैक्ट मैं बताती हूँ, पिछले 4 सालों से यहाँ की जो कंट्रीज है ना, आप इनकी डिफेंस आप देखना, पिछले 4 या 5 सालों से यहाँ की डिफेंस एग्जीबिशंस में यहाँ की जो कंट्रीज हैं, इनकी अपनी डिफेंस कंपनीज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं, एंड बहुत ज़्यादा इनकी नंबर्स बढ़ रहे थे। सो आई वॉज अंडरस्टैंडिंग कि जो मिडल ईस्ट है, ये सिर्फ
अब ऑयल और टूरिज्म पे नहीं, डिफेंस में भी ध्यान दे रहा है. इनफैक्ट इसका एक एग्जांपल देती हूँ. इंडियन आर्मी ने जब कार्बाइन्स की लिए ढूंढना स्टार्ट किया था, वन ऑफ द कार्बाइन दैट केम वाज फ्रॉम यूएई. इनिशियली उस पे डील भी होने वाली थी, बट देन इंडिया बैक्ड ऑफ फॉर सम रीजन, बिकॉज इट इज नॉट लाइक वेरी बैटल टेस्टेड कार्बाइन्स जो आपको अर्बन वॉरफेयर में लगता है. जब आप फिबुआ इज फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, वहां पे जो गन्स लगती हैं इतना क्या कहते हैं, इतनी बैटल टेस्टेड नहीं है. तो दे इंडिया बैक्ड ऑफ, एंड नाउ फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड वी आर बाइंग आवर होम ग्रोन कार्बाइन्स. पॉइंट इज, यहाँ पे डिफेंस, they will diversify their investment. They will also increase their investment in defense companies. यहाँ पे क्या हो रहा था कुछ टाइम से, ये लोग पर्टिकुलरली दे आर हायरिंग वेस्टर्नर्स एंड अमेरिकन्स इनटू लाइक, इनके जो वेटरन्स होते हैं ना, जो वेस्ट के हैं या आपके यूएस से भी हों, इनके वेटरन्स को लाके यहाँ पे नई डिफेंस कंपनीज स्टार्ट करें. दिस इज द सेम पैटर्न दैट यू विल सी इन इजराइल. वो लोग सर्व करते हैं, उसके बाद वो बाहर आके प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स बन जाते हैं, पीएमसीज. सो दैट ट्रेंड इज हैपनिंग इन मिडल ईस्ट. आई सी दैट एज अ राइज, क्योंकि फिर क्या होगा, दे आर डेवलपिंग देयर ओन मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड वेपन सिस्टम. अगेन, अगर यहाँ पे ये वो सस्टेन करती है, ये लोग सिर्फ अमेरिका के अलावा, जैसे कोरिया है, Korea is an American ally. So Korea will always produce things which can integrate with American stuff. It is true for Turkey also. कि अगर तुर्की भी ड्रोन्स बनाएगा या कुछ बनाएगा, it will somehow integrate with NATO systems. तो ऐसे आप वहाँ पे देखो, उनको प्राइस का भी बेनिफिट है और एट द सेम टाइम दे नो दे विल गेट क्वालिटी. तुर्की में ऑब्वियसली देयर drones have failed in Ukraine. It was the Shahed drones which helped Russia the most. Ukrainians did not get much help from the Bayraktar Turkey drones. But South Korean system has worked so well for UAE right now. अभी उसी की बात हो रही थी. But again, even the best of air defense system cannot stop everything. My point is military diversification. और इसके अलावा ये लोग क्या कर रहे हैं, आप मिडल ईस्ट की जो गवर्नमेंट्स हैं, ये बाकी जगहों पे अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. जैसे यूके, लंदन में आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टीज कतर और यूएई की है, विच इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव. इनफैक्ट इट वाज क्या कहते हैं, ये एक इंटेलिजेंस अलर्ट था आई थिंक फ्यू इयर्स बैक इन यूके, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज यूएई एंड कतर गवर्नमेंट की है. सो दे आर इन्वेस्टिंग इनटू अदर कंट्रीज. तो क्या होगा, जब वॉर होगी, उन कंट्रीज को भी समहाउ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी. तो या जैसे भी इंडिया जब तो मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाहे डिफेंस की बात हो या फिर इन्वेस्टमेंट्स की, ताकि जो इन अ वे है अमेरिका पे जो डिपेंडेंस है उनकी, वो धीरे धीरे कम हो. लेकिन ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ऑल्सो आई बिलीव फ्रांस और इंडिया जैसी कंट्रीज जो है ना, इनका रोल यहाँ पे बढ़ जाएगा. रिमेम्बर हमारे दोनों रिलायबल है, ट्रस्ट वर्दी है, क्योंकि अमेरिका का अगेन, या आपने देखा भी होगा, हम लोग बात भी कर रहे थे कि इंडिया के जो डिफेंस हमारे जो चीफ हैं इंडियन आर्मी के, सिंस सम टाइम, एटलीस्ट लास्ट 3 terms, दे हैव बीन रेगुलरली विजिटिंग यूएई. तो डिफेंस कोऑपरेशन यूएई आउटसाइड अमेरिका देख रहा है टू विद न्यूट्रल कंट्रीज लाइक इंडिया एंड फ्रांस. Not just UAE, it's true for multiple GCC countries. Yes, बिल्कुल. और लगातार देख रहे हैं कि इस पूरे ही अपडेट पर लगातार, क्योंकि इतने फास्ट पेस डेवलपमेंट हो रहे हैं और जिस तरह से हालात पूरे ही वेस्ट एशिया में बने हुए. और लविना, आप इन सारे अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद, जय भारत.